बच्चों, आज हम नया पाठ पढ़ेंगे अन्याय के खिलाफ। 13वां पाठ अन्याय के खिलाफ। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था। भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। ये बात कब की हो रही है? 1922। तब हमें भारत में आज़ादी नहीं मिली थी। उस समय किसका शासन चल रहा था? अंग्रेज़ों का। तब भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। गुलाम का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी के अधीन या पराधीन। तो उस समय भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे, मतलब जुल्म सहने पड़ते थे। अंग्रेज़ शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के खोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्रीराम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले खोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, बच्चों हक जमाना, हक यानी अधिकार, तो अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों की योजना थी, योजना यानी प्लान, उनकी प्लान थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, यानी सड़क बनाई जाए। पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? ये उनकी एक समस्या थी कि अब ये मजदूर यानी वर्कर्स कहाँ से लाएंगे। यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह खोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बच्चों, तहसीलदार का नाम क्या है? बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था, और उसका काम क्या था? सड़क बनवाने का। लेकिन उसके सामने समस्या क्या थी कि मजदूर कहाँ से आएंगे। तो उसकी निगाह खोया आदिवासियों पर पड़ी। निगाह यानी नज़र, तो उसकी नज़र खोया आदिवासियों पर पड़ी। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्कड़ और क्रूर था। क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी, दया नहीं करने वाला। तो वो कैसा था उसका स्वभाव? घमंडी और दया न दिखाने वाला। वह आदिवासियों के गांवों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। तो बच्चों, अंग्रेज तो भारत को गुलाम मानते थे, तो उसने क्या किया? बेस्टियन ने आकर सीधा ऑर्डर दिया कि तुमको यहाँ पर सड़क बनाना है। बेचारे गांव वाले आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। मतलब वो चाहता था कि कुछ पैसे मिले। तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया, मतलब गुस्सा आ गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है। आगे से ये सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, उदास हो गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया
तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज़ी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज़ अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर खोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। श्री राम राजू की बातें सुनकर उनकी हिम्मत बढ़ी और वे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा न पाई। जब संकरी पगड़ियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगल में छिपे आदिवासी भारतीय सेनाओं को, मतलब भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नज़र आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। भारतीय सेना को छोड़ देते थे और जो अंग्रेज आते थे उन पर अचूक निशाना लगाते थे। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेज़ों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होने पाए। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। उस समय अंग्रेज़ों की सेना में बहुत सारे भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे, पर अपने भारतीयों को नहीं मारते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये अस्त्र शस्त्र उनके पास रहेंगे तो वो अपने लोगों को मार देंगे। इसलिए वो क्या करते थे, चुराते थे और जब हथियार की ज़रूरत पड़ती थी उसका प्रयोग करते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश, मतलब सीक्रेट मैसेज पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। मतलब अगर कोई सीक्रेट मैसेज भेजना होता था तो वो इतनी सीक्रेटली भेजा जाता था कि किसी को कानों कान खबर नहीं होता था। इस तरह से सीक्रेट मैसेज को इधर से उधर भेजा जाता था। अंग्रेज़ी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानों कान खबर न हो, मतलब किसी को खबर नहीं होता था, पता नहीं चलता था। यह सब देखकर अंग्रेज़ों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना ये एक मुहावरा है बच्चों, इसका अर्थ है दंग रहना। मतलब अंग्रेज़ी जो लोग थे वो शॉक हो जाते थे। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियार से लदी अंग्रेज़ों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते। जो गांव वाले लोग थे वो बाकी आदिवासी लोगों को बचा रहे थे। फिर अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी, मतलब एक उपाय सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। अंदर जंगल के गांवों में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान का एक
जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इनके कारण अंग्रेज़ों के सिपाही गांवों में घूमकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। तो बच्चों, अंग्रेज़ों ने एक तरकीब ढूंढी इन आदिवासियों को सताने के लिए। कौन सा तरकीब था कि इनको राशन देना बंद करेंगे। तो राशन जहाँ भी जाता था जिस रास्ते पर, उसे रोका गया और जो भी उनके पास जितने भी राशन थे, जितने भी फसल उन्होंने उगाए थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको जलाया। अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो बाहर निकलेंगे और हार मान लेंगे। तो होता भी ऐसा ही बच्चों, आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था। उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। मतलब आत्मसमर्पण यानी वो अगर अपने आप को उनके हवाले कर दे, मतलब सरेंडर कर दे, तो शायद अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी। यह सोचकर राजू अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला। सेना के मेजर गुडॉल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुलॉड मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुडॉल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का ज़रा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया। इस तरह अल्लूरी राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासी का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। मिसाल यानी उदाहरण। तो बच्चों, आज हमने अन्याय के खिलाफ ये पाठ पढ़ी। मुझे आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।